नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं आपके साथ दिव्या चतुर्वेदी, मेरे साथ है अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो सिप की टिप सिर्फ अमर उजाला दी बोनस पर। रोजाना शाम 4 से 5 की शो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज का शो और भी ज़्यादा खास है। देखिए, दिवाली बहुत नज़दीक है, धनतेरस आने वाला है। किस तरीके से अपने निवेश को और सजाना है, अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से और अच्छी तरीके से चमकाना है, इस पर बातचीत होने वाली है। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा खास है। आज की चर्चा में आप कैसे जुड़ सकते हैं, सबसे पहले जान लीजिए। यूट्यूब पर तो आप अपने सवाल हमें भेज ही रहे हैं। रामू यादव जी बहुत बहुत नमस्कार। साथ ही गायत्री यारम भी हमारी जो है प्राइम मेंबर बन गई है। बहुत बहुत स्वागत है गायत्री जी आपका दी बोनस के परिवार में। इसके अलावा सवाल कैसे भेजे जा सकते हैं? दी व्हाट्सएप नंबर जो है हमारा 9354027995। इस नंबर पर आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज जिनमें आज सजावट की बात होने वाली है वो हमें भेज सकते हैं। साथ ही आपके जो कुछ भी सवाल हैं आज की चर्चा से जुड़े हुए वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं सिप की टिप के लिए। साथ ही एक्स और फेसबुक पर भी अपने सवाल आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले दिवाली का त्योहार खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक होता है। इस मौके पर लोग घर सजाते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, सोना चांदी में भी निवेश करते हैं। लेकिन क्या आपने अपने निवेश पोर्टफोलियो को सजाने की सोची है? बिल्कुल दिव्या, क्योंकि कल हमने बात की थी सफाई की, पोर्टफोलियो में सफाई की बात की थी और उसमें कई सारी ऐसी बातें निकल कर आई थी जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप उस एपिसोड को ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ उसमें हैं। एक्सपर्ट्स ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। लेकिन आज बात होगी सजावट की। अब सफाई तो हो गई तो सजावट भी ज़रूरी है उसके बाद। तो आज की सिप की टिप में जानेंगे कि इस दिवाली अपने पोर्टफोलियो में कौन से फंड आप शामिल करें जो शुभ हों, बढ़िया रिटर्न देने वाले हों, कितनी ड्यूरेशन तक निवेश का नजरिया रखा जाए और कैसे बनाएं एक बैलेंस निवेश स्ट्रैटेजी। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रूंटा सिक्योरिटीज के सीईओ हर्षवर्धन रूंटा जी। सर, आपका आज बहुत बहुत स्वागत है शो में। वेलकम सर, ऑल्सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू सो मच दिव्या, थैंक यू अभिषेक, हैप्पी दिवाली आपको भी। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे सारे दर्शक जो हैं वो अभी अगले साल में खूब सारे धन कमाए, खूब चैन की नींद सोए, अपना पोर्टफोलियो वेल्थ और अच्छी हेल्थ क्रिएट करें। बिल्कुल सर, आज इसी पर सर हमारा फोकस है, यही चर्चा होने वाली है। लोगों के सवाल भी आ रहे हैं लगातार। सर, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये होगा, दिवाली पर निवेश का सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंस है सर? क्यों दिवाली को इतना लकी माना जाता है, इतना शुभ दिन माना जाता है कि उस पर निवेश लोग करते हैं? और इस ओकेजन पर निवेश कितना शुभ और कितना प्रॉफिटेबल, लाभदायक साबित हो सकता है किसी भी निवेशक के लिए? तो दिव्या, ये प्रथा तो बहुत पुरानी है जहां हम भगवान धन्वंतरी और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और इस तरह से करते हैं कि वो सुख और समृद्धि, स्वास्थ्य, समृद्धि और वेल्थ की गॉडेस मानी जाती हैं। तो पूजा करने के 2-3 तरीके हैं। एक ऑफ कोर्स हम पूजा अर्चना के रूप में करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, और दूसरी हम एक शुभ मानते हैं कि इस दिन जो धनतेरस से दिवाली की शुरुआत होती है, तो हम ये मानते हैं कि धनतेरस के दिन हम अगर कोई सोना खरीदें या कोई प्रेशियस मेटल, सोना और चांदी एक बराबर हो गया मान लीजिए उस मायने में, लेकिन पहले तो सिर्फ सोना खरीदे थे और उसे एक लकी माना जाता था। उसे ये माना जाता था कि आप एक एज अ प्रेयर, एज अ पूजा के रूप में, आप एक टोकन के रूप में खरीद रहे हैं, तो घर में आपके स्वास्थ्य और समृद्धि पूरे साल बनी रहेगी। तो ये एक बहुत पुरानी परंपरा है और आई थिंक हमें उसे कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हम अभी अगला सवाल नॉर्मली लोगों के मन में आता है, गोल्ड इतना महंगा हो गया, सिल्वर इतना महंगा हो गया, तो कैसे खरीदें? तो वेल, अगर आप अफोर्ड कर सकें तो ऑफ कोर्स 1 ग्राम खरीद लीजिए और कुछ नहीं। तो अगर आपको उससे भी ज्यादा कुछ लगता हो तो आप म्यूचुअल फंड में, गोल्ड फंड्स में पैसे लगा सकते हैं जिनमें कोई लिमिट नहीं होती। आप चाहें तो 1000 रुपए की भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अब आइडिया क्या होता है कि एक पूजा के रूप में, एक प्रार्थना के रूप में आप खरीद रहे हैं, तो इसमें क्वांटम मत लाइए, इसमें भावना लाइए और 1000 रुपए से लेके आप 1 ग्राम या जितना ज्यादा खरीद सकते हैं उतना भी आप खरीद सकते हैं। निवेश करना जो होता है वो दिवाली के त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार हो, वो शुभ एक तरह से माना जाता है। उसके लिहाज से आप हल्का फुल्का निवेश तो ज़रूर करें और ख़ास तौर पे जैसे कि अभी राय निकल कर आती है कमोडिटीज़ यानी कि सिल्वर और गोल्ड में। लेकिन सर, अगर कोई नया निवेशक है और मार्केट की सिचुएशन को अभी देखते हुए, उसको समझते हुए, दिवाली के त्यौहार को भी देखते हुए, जो कि अभी हमारे अराउंड चल ही रहा है, 3-4 दिनों में दिवाली भी है, उसके निवेश की रणनीति किन म्यूचुअल फंड्स से सही रहेगी? जो शुरुआत वो कर रहा है वो कहाँ से करे वो? तो देखिए अभिषेक, जब हम इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं तो हम एब्सोल्युटली प्योर न्यू इन्वेस्टर की बात कर रहे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि भाई हमें अपना फाइनेंशियल प्लान बनाना है और हमें इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करनी है। तो आप
बहुत क्लियरली अपने माइंड में एक मकसद बनाइए कि आप किस पर्पस के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए अभी प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्ड सिल्वर बहुत तेजी से चल रहा है, शेयर मार्केट में लोगों ने पहले बहुत पैसे बनाए, पिछले एक साल में इतने पैसे नहीं बने, लेकिन अगर हम 2020-21 से बात करें तो लोगों ने बहुत पैसे बनाए। तो पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ चुकी है, अवेयरनेस बढ़ चुकी है, लोग जान चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट करना है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि करना कहाँ है और किस मकसद से करना है। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब ये नहीं हमें पता कि इन्वेस्टमेंट कैसे करना है और कहाँ करना है। तो ये एक है ना, एक इंसान के हाथ में एक लोडेड गन देने के बराबर होगी। बंदूक हमने लोड करके हाथ में दे दी, अब उसे पता नहीं कि वो चलाना कैसे है, तो वो हो सकता है अपना खुद का नुकसान भी कर ले या किसी और का नुकसान कर ले। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप अगर हम प्रोसेस देखें तो पहला स्टेप है कि आप अपने माइंड को क्लियर करें कि आप किस मकसद के लिए कर रहे हैं, गोल क्या है आपका। और ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर एक इंसान अगर 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है तो उनका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मान लीजिए ए होगा, ए एक्स होगा। अगर वो मीडियम टर्म के लिए कर रहा है, उनका होराइजन होगा कि ये पैसे जो मैं जमा कर रहा हूं वो मुझे 3 से 5 साल के लिए चाहिए, उसके बाद मुझे शायद उसकी जरूरत पड़ सकती है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट वाई होगा। अगर वो कहते हैं मुझे 10 साल के उपरांत चाहिए तो उनका इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जेड होगा। कहने का ये मतलब है कि अगर आपने सिर्फ ये देखा कि मेरे पास पैसे हैं, मुझे अलग जगह पे लगा कुछ कहीं तो जमा कर दूं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किस पर्पस, क्या टाइम होराइजन है, तो आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करेंगे। फिर हो सकता है कि आपने गलत प्रोडक्ट चूज कर लिया, आपको चाहिए थे पैसे 1 साल में, लेकिन आपने ऐसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर दिया जो 10 साल बाद के लिए आइडियल था। और अगर आपको 1 साल बाद पैसे चाहिए और फिर वो नुकसान में है, तो आपको लगा कि नहीं, ये तो इन्वेस्टमेंट करना बेकार होता है, कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं करना आगे जाके। तो मकसद जब तक आप सेट नहीं करेंगे, टाइम होराइजन सेट नहीं करेंगे, और तीसरी एलिमेंट फिर ये है कि आप अपनी रिस्क प्रोफाइल को समझें। आप ये देखें कि मुझे क्या सूट करता है, ये ना देखें कि मेरे दोस्त ने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डाला था पैसे, उन्होंने बहुत कमा लिए, चलो मैं भी वो ले लेता हूँ। नहीं, उन्होंने जो उनकी समझ थी उन्होंने वो किया। आपकी समझ क्या है वो आपको समझना है। उदाहरण के रूप में और भी बताता हूं मैं ये कि एग्जाम्पल से क्या होता है, कई बार समझ थोड़ी आसान हो जाती है, उसके लिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वापस। बिल्कुल सर। आप 2 भाई हैं, एक ही घर में रहते हैं, और पानी गर्म करके आपको स्नान के लिए, नहाने के लिए आपको पानी गर्म करके आपके फैमिली मेंबर ने लाके दिया आपको। तो एक ही टेम्परेचर का था और एक ही घर में है, एक ही जन ने बनाया, और 2 भाई हैं और दोनों नहाने के हिसाब से पानी गर्म करके लाए, लेकिन दोनों को शायद वो टेम्परेचर अलग अलग सूट करता हो। राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपके भाई को पसंद है वही आप भी वही टेम्परेचर से नहाएंगे। तो आप क्या करते हैं, पहले आप अपना एक फिंगर डाल के चेक करते हैं कि वो सूट कर रहा है कि नहीं आपको। राइट? अगर नहीं सूट करता तो आप गर्म ठंडा पानी थोड़ा और मिलाते हैं। ये नहीं कि आप सिंपली अपने ब्रदर को रेप्लिकेट कर रहे हो, बोले वो नहा रहा है तो मैं भी नहा लूंगा इतने गर्म पानी से। उसी तरह जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप किसी को रेप्लिकेट ना करें, किसी को मिमिक ना करें। उनकी जरूरतें, उनकी रिस्क प्रोफाइल, उनकी बहुत सारी चीजें अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है। तो आई थिंक ये चीजों को अगर बेसिकली आप ध्यान रखें तो आप एक अच्छी जर्नी पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है सर, तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं। देखिए, अपना सबसे पहले गोल आपको डिसाइड करना है, आखिर आपका लक्ष्य क्या है, किस लिए निवेश शुरू कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। टाइम होराइजन, कितने साल तक आप निवेश करेंगे, जो आपने लक्ष्य डिसाइड करा है उसके हिसाब से टाइम भी होगा कि इतने टाइम में आपको वो गोल अचीव करना है, उसको डिसाइड करिए। साथ ही रिस्क प्रोफाइल, जो कि सर ने बोला लास्ट में कि रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेट करना कितना रिस्क आप अपने निवेश पर ले सकते हैं, ज़्यादा जोखिम उठा सकते हैं, तभी ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहाँ पर आपको लगता है कि आप कंफर्टेबल हैं, थोड़ा बहुत आपका जो निवेश है आपको डाउन साइड पे जाता हुआ दिखा, तो आपको उतनी घबराहट नहीं होगी। लेकिन अगर हल्का सा भी आपको इस तरीके की एंग्जाइटी है एज अ निवेशक, तो फिर उस वाले सेक्टर से या फिर उस वाले कैटेगरी से थोड़ा सा आपको बचना चाहिए। अच्छा सर, थोड़ा सा इस साल पर अगर हम नज़र डालें, दिवाली अब आ गई है, इससे पहले सर आरबीआई के रेट कट हुए, इनकम टैक्स और जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद सर कंजम्पशन सेक्टर काफ़ी ज़्यादा जो है हाईलाइट में आ गया। बहुत टाइम तक हमने भी उस पर चर्चा करी, किस तरीके से अब कंजम्पशन सेक्टर ग्रो करेगा, कैसे एक अलग वर्जन दिखाई देगा इसका। सर, इस फेस्टिव सीजन में कौन से सेक्टर्स पर दाव लगाना सबसे ज़्यादा सही कदम जो है साबित हो सकता है कंजम्पशन के साथ साथ, और कंजम्पशन पर अगर कोई दाव लगा रहा है तो कितना लगाए, क्या कुछ सोच समझ कर लगाए? एक्चुअली देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट की एक पॉलिसी देखें फॉर ग्रोथ को पुश करने के लिए, तो 1 मिनट में पहले लूंगा विद द सप्लाई साइड, जो उन्होंने इंसेंटिव्स दिए थे। तो पहले राउंड में हमने देखा कि गवर्नमेंट पहले सप्लाई साइड को मोटिवेट की थी। मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो
पीएलआई जो स्कीम्स थी, बहुत सारे इंसेंटिव्स दिए गए थे सप्लाई साइड को मोटिवेट करने के लिए और सप्लाई को ईज आउट करने के लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग साइड में पहले बहुत सारे इंसेंटिव दिए गए थे। अब हम देख रहे हैं कि कंजम्पशन साइड को मोटिवेट किया गया। आरबीआई की रेट कट्स आपने बताई, जीएसटी कट हो गया, इनकम टैक्स में बहुत सारी राहत मिल गई है। कोई एक इंसान 12 लाख रुपए तक साल का अगर उनकी इनकम है तो कोई टैक्स नहीं भरना है। तो ये डेफिनेटली कंजम्पशन को बूस्ट करेगा। तो अगर हम देखे जाए बहुत प्लान्ड स्ट्रक्चर्ड मैनर में इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए बहुत सारी चीजें की जा रही है सरकार की तरफ से। अब अगर हम बात करें, आपका सवाल बहुत स्पेसिफिक ये था कि अगर हम सिर्फ कंजम्पशन साइड के जो बेनिफिट्स हैं उनको देखते हुए किन सेक्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं। तो वन इज आप कंजम्पशन पैटर्न्स को अगर आप एनालाइज करें, सो कंजम्पशन पैटर्न्स में एनालिसिस क्या लिख के आता है कि एक तो लोग ट्रैवल बहुत कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आज की जो नई पर्टिकुलरली जो नई जनरेशन है, मान लीजिए जो अर्निंग एज में यंग फैमिलीज हैं, वो ट्रैवल और एक्सपीरियंसेस में बहुत ज्यादा मानती है। वो हार्ड एसेट्स बहुत ज्यादा क्रिएट नहीं करना चाहती, वो रियल एस्टेट वगैरह नहीं क्रिएट करना चाहती। वो कई हैं कि वो गाड़ी भी नहीं खरीदना चाहते हैं, कहते हैं कि हम रेडियो टैक्सी से चले जाएंगे, हम ट्रैवल कर लेंगे, तो हमें बहुत एसेट्स क्रिएट नहीं करनी। वो रेंट पे रहते हैं और टैक्सीज और ओला उबर यूज करते हैं। सो अगर हम देखें उनको, लेकिन ट्रैवल में बहुत खर्चा हो रहा है। तो उसमें आप एयरलाइंस आपकी आ गई, होटल्स आ गई, आपके बहुत सारी एयरलाइन जो ट्रैवल रिलेटेड इंडस्ट्री है वो एक है। दूसरी अगर हम देखें लग्जरी प्रोडक्ट, सो मिड एंड हाई एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स की अगर हम देखें तो उनमें भी बहुत ज्यादा स्पेंड किया जा रहा है। हम कंजम्पशन साइड में अगर रूरल सेक्टर में देखें तो इनकम अगर बढ़ती है, मॉनसून अच्छे होते हैं, तो आप देखेंगे जो स्टेपल्स हैं, जो आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं, उनकी सेल्स बढ़ती है, उनके नंबर्स बेटर आएंगे। तो आई थिंक ये पूरा साइकिल जो है, पूरा कंजम्पशन ओरिएंटेड साइकिल है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप चाहें तो म्यूचुअल फंड्स में कंजम्पशन फंड्स होते हैं, जो थीमेटिक फंड्स हैं, वो कंजम्पशन फंड्स आपको मिलते हैं। कंज्यूमर ट्रेंड्स फंड्स बोल लीजिए, कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज फंड्स बोल लीजिए, ऐसे आपके पास ऑप्शंस हैं। लेकिन मैं आपको फिर से वापस लेके जाऊंगा, जब मैं मैन्युफैक्चरिंग साइड की पुश की भी बात किया था आपसे, तो एज अ होल अगर आप सिर्फ कंजम्पशन साइड देखेंगे उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। एज एन इकोनॉमिक ग्रोथ देखेंगे आप कि मैन्युफैक्चरिंग साइड में भी आपको ग्रोथ दिख रही है कि भाई इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए। दूसरी साइड में हम कंजम्पशन देख रहे हैं, तो ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो कंजम्पशन भी उन्होंने बढ़ाई है ताकि वो प्रोड्यूस जो ज्यादा होता है वो कंज्यूम हो जाए। तो अगर पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखें अलॉन्ग विथ मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव, तो आई थिंक आप अगर थीमेटिक फंड्स में ना भी जाएं और आप सिर्फ लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स को भी अगर देखें, तो भी आप उस पूरी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर किसी को नैरो थीम में जाना है तो कंजम्पशन थीम है आपके पास, मैन्युफैक्चरिंग थीम है आपके पास। अगर आप ओवरऑल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहें तो लार्ज मिड स्मॉल बहुत मल्टी कैप, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकती हैं। नैरो थीम के लिए अगर जाना चाहते हैं तो थीमेटिक फंड्स की ओर आप रुख कर सकते हैं। अगर ओवरऑल पोर्टफोलियो की जाएंगे तो फिर आप लार्ज मिड और स्मॉल कैप की बढ़ोतरी जो हो रही है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके म्यूचुअल फंड्स में जो रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। ये राय निकल कर आती है हर्षवर्धन सर की ओर से। सर, थोड़ा सा ज्वेलरी और सोने की खपत के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत में आपने बोला भी था कि सोने में आप निवेश करना चाहिए इस दौरान, खासतौर पर जब त्यौहार का समय यहाँ पर चल रहा है। तो ज़रा यहाँ पर एक आंकड़े यहाँ पर लेकर आते हैं और देखते हैं कि जो सोने की खपत है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट है, उसकी खपत जो हुई है उसके क्या आंकड़े यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि साल 2021 में 610 टन सोना जो था वो ज्वेलरी के रूप में सोने की खपत यहाँ पर हुई थी। उसके बाद 2022 में 600.6 टन, 2023 में हल्का सा घटा 575.8 टन जो सोना था वो ज्वेलरी के लिए खपत हुआ था। उसके बाद 2024 में 563.4 टन सोना जो है उसकी खपत यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये है सोने की खपत को लेकर पूरी जानकारी। और यहाँ पर सर अगर इसके वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की यहाँ पर जो आंकड़े यहाँ पर आए हैं उसके लिहाज से अगर हम लोग देखें तो खपत लगातार बढ़ी भी है और स्टेबल भी रही है। तो इसको अगर हम लोग कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इंडिया के कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि बाकी देशों में भी कंजम्पशन हुआ है इसका और गोल्ड की खपत वहाँ पर भी लगातार बढ़ी है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से इंडिया टॉप 3 में तो नहीं है, लेकिन बहुत कई सारे देश हैं, लेकिन यहाँ पर भी इंडिया यहाँ पर कहीं ना कहीं रैंक करता है जहाँ पर कंजम्पशन लगातार हो रही है। उसको आप कैसे देखते हैं? तो मैं देखिए अभिषेक, जो अगर आप टनेज में कंजम्पशन देखेंगे तो वो फ्लैट या मान लीजिए थोड़ा सा हल्का सा नीचे भी आया होगा। लेकिन अगर आप वैल्यू पॉइंट में देखेंगे कि आपने, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है, तो टन मान लीजिए इन टनेज आपका 600 टन होगा या 563 टन होगा,
लेकिन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ये डेफिनेटली ज्यादा है। और अभी अगर हम देखेंगे ये साल के जब आंकड़े आएंगे तो ये बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज ऑफ गोल्ड ऑलमोस्ट 1,30,000 या उसके ऊपर भी जा चुका है इन फिजिकल मार्केट। तो एक एक पॉइंट सिंपल आ रहा है कि हम डेफिनेटली स्पेंड कर रहे हैं ज्यादा ऑन एक्सपीरियंसेस, हम हार्ड एसेट्स क्रिएट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये जो ट्रेंड रिवर्सल की हमने बात की थी, एक टाइम था जब हम हमारे पिताजी और दादाजी जो थे वो रियल एस्टेट क्रिएट करते थे, वो जल और जमीन, वो बोलते थे कि प्रॉपर्टीज खरीदते रहे, हम जमीन खरीदते रहे ताकि हमारे रियल एसेट्स बनते हैं और ये कभी ना कभी आगे जाके आपको रिटर्न देंगे। लेकिन आज की तारीख में टिकट साइज एक प्रॉपर्टी का इतना बड़ा हो चुका है कि अगर कोई लेना चाहे, अगर कोई लोन पे भी लेता है तो हो सकता है कि उनकी सारी जो पूंजी है वो एक घर बनाने में ही लग जाए, या जो उनकी इनकम हाथ में आती है वो 50% से ज्यादा उनका ईएमआई में जा रहा है। तो हमने देखा कि लोग रेंटल ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ प्योरली दिस रीजन। एक तबका है जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस की बात कर रहा हूँ, अल्ट्रा एचएनआईज एंड एचएनआईज की बात करें तो ऑफकोर्स वो रियल एस्टेट में आप रोज न्यूज में देखेंगे कि कुछ ना कुछ 100 करोड़ 150 करोड़ की प्रॉपर्टीज खरीदी जा रही है। तो एक सेक्शन है अल्ट्रा एचएनआईज का जो रियल एस्टेट में अभी भी इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन अगर एक बड़ी पॉपुलेशन की इंडिया की बात करें तो वो जनरली अगर हम देखें, सपना सबका है घर खरीदने का, लेकिन अफोर्डेबिलिटी स्टैंड पॉइंट से अगर देखें तो आज वो रेंट प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है सर, तो मतलब अब जो है लोग एक हार्ड एसेट नहीं बनाना चाहते हैं। हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है इन चीज़ों को लेकर, इसलिए अब थोड़ा सा जो है लोग सॉफ्टनेस की तरफ जा रहे हैं, हल्का फुल्का एसेट क्रिएट करते हैं, उसके अलावा बाकी जो भी अपना पैसा है उसको निवेश कर रहे हैं। एक बार क्योंकि गोल्ड और सिल्वर पे बात हो रही है, सोने के रिटर्न भी आपको दिखा देते हैं 2025 में किस तरीके के रिटर्न सोने ने दिए हैं। तो अगर बात करी जाए एक महीने में किस तरीके का रिटर्न दिया गया, 12.65% का रिटर्न सोने में आया है, MCX का डेटा है। 3 महीने की अगर बात करें 26.73% का रिटर्न, 26 से 27% का रिटर्न यहाँ पे मिला है निवेशकों को, खरीदारों की अगर बात करें 6 महीने की बात करें 57.06% का रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे। और अगर पूरे एक साल की बात करी जाए तो सोने में देखिए किस तरीके का रिटर्न 66.60% का शानदार रिटर्न यहाँ पर मिलता हुआ नजर आया है। सर एक सवाल ये भी रहेगा कि दिवाली के अवसर पर गोल्ड खरीदना सर शुभ माना जाता है, सोने में निवेश के लिए एक तो क्या ये सही समय है, दूसरा क्या डिजिटल गोल्ड को भी एक ऑप्शन रखा जा सकता है सर? क्योंकि बहुत सारी चर्चा में हम सुनते हैं कि ऑथराइज नहीं होता है, थोड़ा सा उससे बच के रहना चाहिए, उसके बजाय जो है ETF की तरफ चले जाएं या फिर फंड्स की तरफ चले जाएं। सर इस पर भी थोड़ी सी सर रोशनी डालिए। खास तौर पर सर इस वक्त भी कि जो रैली अभी यहाँ पर देखी गई है वो भी काफ़ी बम्पर आ चुकी है, तो ऐसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए क्या अभी सही वक्त है एक तरह से इसमें निवेश करने का? तो वेल एक्चुअली ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन बन के रखा है कि गोल्ड और सिल्वर में अभी करें क्या, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो आपको कह रहे हैं कि यहां से भी तेजी दिखती है, क्योंकि इकोनॉमिक टर्मोइल है, टैरिफ्स की बातें हो रही हैं, हम डॉलर की वीकनिंग की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सेंट्रल बैंक्स जो है वर्ल्ड ओवर वो गोल्ड खरीद रही हैं। और ये हुआ क्यों? क्योंकि वो डॉलर पे जो डिपेंडेंसी था रिजर्व्स के लिए, वो डॉलर का डिपेंडेंसी कम करके वो गोल्ड की तरफ जा रही है। तो जो बाइंग हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट्स की, आप और मैं दिव्या अभिषेक जो हम खरीदते हैं, ये इसकी कोई मतलब इतनी कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी जब सेंट्रल बैंक्स आके खरीदती हैं। तो सेंट्रल बैंक्स 100 टन 500 टन खरीदती हैं, तो उससे फर्क पड़ता है प्राइसेस में। आपके मेरे 100 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम खरीदने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो हमारी जो चिंता है वो ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड है वो अभी भी खरीद रही है, और वो इसीलिए क्योंकि वो ग्लोबल टर्मोइल समझते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो रखी वो अपने रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। अब ये सिचुएशन में आप क्या डिसीजन लेंगे? आप ये कहेंगे कि मैं नहीं, गोल्ड बहुत बढ़ चुका है, मैं अब गोल्ड से बाहर आ जाता हूं, जितना मेरे पास था बेच दे। पता चला इसके बाद भी 20% ऊपर बढ़ गया, तो सोचिए कितना दुख होगा कि आप आज जो बेच दिए और वो फिर और 20% बढ़ गया, और उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। एट द सेम टाइम कोई भी चीज अगर 65-70% ग्रो करती है एक साथ एक साइड में, तो क्या कभी कोई छोटा करेक्शन भी नहीं आ सकता? तो ये भी पॉसिबल है कि हम एक बार का एक करेक्शन देखें कि थोड़ा ईज आउट हो गया, थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलता है कि भाई इतनी तेजी से गोल्ड बढ़ा है, तो एक बार का 5 या 10% का करेक्शन आ जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि ये करेक्शन आएगा कब? 1,30,000 पे करेक्शन 10% का आएगा कि 1.5 लाख जाने के बाद 10% आएगा, ये हमें पता नहीं है। तो एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसका कोई जवाब नहीं है। आई थिंक एक लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आई थिंक आपको ये अपने आप से ही अपनी गट फीलिंग पे जाना होगा कि आज मैं अगर गोल्ड खरीद रहा हूं तो मान लीजिए फिजिकल मार्केट में 1,30,000 रुपए का है,
मैं आज ले रहा हूं, ये हो सकता है 10% गिर भी जाए। आपको अपने माइंड में ये सोचना है कि कितना नीचे जाने से ज्यादा से ज्यादा जाएगा, उसका नया बेस क्या बनता है, न्यू लो क्या बनेगा। तो जो हमें बुलियन मार्केट के पार्टिसिपेंट से एक समझने की कोशिश की, तो उन्होंने क्या बताया कि अभी ऐसे लग रहा है कि 1,10,000 रुपए के नीचे गोल्ड जाएगा नहीं। तो ये वो मान रहे हैं कि नया बेस है। तो आप अभी उससे कैलकुलेशन लगा लीजिए कि मैं 1,30,000 पे ले रहा हूं, हो सकता है गिरने के बाद ये 1,10,000 तक आ जाए, बढ़ेगा क्योंकि सेंट्रल बैंक अभी भी खरीद रही है वगैरह, तो वो जाने के लिए 1,40,000 1,50,000 भी हो सकता है। तो यहां से 20,000 रुपया प्लस माइनस आपका रेंज है। आप जहां कंफर्टेबल है, आपका दिल क्या कहता है, आई थिंक वो लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी फैक्टर्स आप अगर अपना कंसिडर करके अपना दिमाग लगाएंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे आप। 20 से 50,000 रुपए की जो रेंज सर ने बताई है उसको ज़रूर ध्यान में रखते हुए आप उसमें निवेश कर सकते हैं। हालांकि इसमें करेक्शन आएगा कि नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर देखा जाए तो फिर कमाल की इसमें रैली देखने को मिली है। और यहीं इसी के साथ अगर चांदी की भी अगर हम लोग बात करें तो उसमें भी धमाकेदार एक तरह से रैली देखने को मिली है और रिटर्न्स जो हैं वो बम्पर रहे हैं। यहाँ पर आपको हम बता देते हैं कि जो चांदी का रिटर्न रहा है पिछले एक साल में, उसकी यहाँ पर तुलना कर लेते हैं कि 31 दिसंबर 2024 को अगर आप देखेंगे तो 87,233 रुपये प्रति किलो उसका भाव था। और अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो 14 अक्टूबर 2025 को 1,62,700 रुपये प्रति किलो इसका भाव है और ये लगातार बढ़ भी रहा है। और उसमें वृद्धि आप सीधे सीधे देख सकते हैं 86% और 90% के आसपास भी इसमें जाने की आशंका पूरी बनी हुई है और इसमें लगातार रैली बन रही है। बिल्कुल सर, ये तो आपने बोला कि इस चीज़ का कोई एक आंसर नहीं है कि गोल्ड में कब निवेश करें, कब खरीदारी करें या फिर कब बेच दें, क्योंकि ये तो इंसान अपनी सुविधा के हिसाब से देखता है और भाव लगातार बढ़ रहा है। तो मुझे तो लगता है इनफैक्ट कि बेचने की बातें अभिषेक जी बहुत कम होती हैं। अगर गोल्ड को लेकर आदमी चाहता है कि खरीदता ही रहे, क्योंकि भाव तो हम बढ़ता हुआ ही देखते आ रहे हैं अब तक। सर अगर वहीं चांदी की बात करें, सर इस दिवाली गोल्ड वर्सेस सिल्वर निवेश के लिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? तो अगेन दिव्या, इतना मुश्किल सवाल है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ अगेन लॉजिकली हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि अगर आप जो बहुत सारी चीजें ट्रैक नहीं करते, जो रीड नहीं करते, फैक्टर्स को समझने की कोशिश नहीं करते ना, उनके लिए आसान होता है कि चांदी ले लो। लेकिन अगर हम थोड़ा डीप में जाते हैं ना, तो थोड़ा डिसीजन पैरालिसिस हो जाता है, क्योंकि हमें बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है। और वो नॉलेज क्या होती है ना, जब ज्यादा आ जाती है ना, तो हमारा डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो ये स्टैंड पॉइंट से आपको बताता हूं। अभी अगर हम गोल्ड टू सिल्वर रेशियो देखें, जो ये रेशियो जो 85:1 था, वो अभी आ गया करीबन 80:1। कि हमें ये गोल्ड सिल्वर रेशियो, आई एम अज्यूमिंग कि ये सभी दर्शकों को भी पता होगा, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। लेकिन सिंपल स्टैंड पॉइंट में ये है कि आपको कितने आउंसेज ऑफ गोल्ड चाहिए, सिल्वर चाहिए फॉर 1 आउंस ऑफ गोल्ड। तो ये गोल्ड और सिल्वर की प्राइस रेशियो को मैच करता है। तो उसमें देखा जाता है कि ऑन एन एवरेज, जो लॉन्ग टर्म एवरेज है, ये करीबन 65:1 है। विच मीन्स अगर आपको 1 आउंस गोल्ड खरीदना है तो उसके लिए आपको 65 आउंसेज ऑफ सिल्वर लेना होगा, तब ये आइडियल रेशियो माना जाता है। आज की तारीख में ये जो रेशियो है वो 80:1 है। तो अभी भी यहाँ पे बहुत स्कोप है सिल्वर की अप्रिसिएशन के लिए। सिल्वर फिजिकल मार्केट में देखेंगे तो आई थिंक 195-2 लाख के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है। विच मीन्स कि अगर आप सिल्वर फिजिकली खरीदने जा रहे हैं तो आपको 1,95,000 से 2 लाख के हिसाब से आपको पैसे देने पड़ेंगे। सिल्वर के बारे में ये भी जाना जाता है कि बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल एसेट है। विच मीन्स ये गिरने को, ऐसा नहीं है कि जब गिरना शुरू होगा तो 10 या 15%, हो सकता है कि 30-40% भी एक साथ गिर जाए, क्योंकि बढ़ते भी वैसे ही है। तो अब अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अगर हम रेशियो की बात करें तो सिल्वर में तो अभी भी अपसाइड दिख रहा है, लेकिन क्योंकि ये ऑलमोस्ट डबल हो चुका है पिछले एक साल में, तो क्या एक बार करेक्शन आ नहीं सकता? अगेन दैट सेम सवाल की करेक्शन आएगा तो कौन से लेवल पे आएगा? 2 लाख रुपए पर किलो पे आएगा कि 2.5 लाख रुपए किलो पे आएगा, ये हमें नहीं पता। गिरेगा जब शुरू होगा तो ये गोल्ड से ज्यादा गिर सकता है। गोल्ड 10% अगर गिरेगा तो ये हो सकता है 30-40% भी गिरे। तो ये सिल्वर को आप ये मानेंगे कि ज्यादा वोलेटाइल है, गोल्ड कम वोलेटाइल है। बस ये जो कंपैरिजन है ये आपको ध्यान में रखना है। अब आंसरिंग योर क्वेश्चन, हाँ जी, अब आंसरिंग योर क्वेश्चन कि गोल्ड खरीदना चाहिए कि सिल्वर, वेल आई थिंक एक मिक्सचर बनाइए आप, क्योंकि हमें नहीं पता कि दोनों अपनी अपनी तरफ से पॉजिटिव भी हैं, दोनों अपनी तरफ से नेगेटिव भी हैं। तो आप एक रेशियो बना के चल सकते हैं कि अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 70,000 रुपए आप गोल्ड में डालें और 30,000 रुपए आप सिल्वर में डालें। आई थिंक दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन टू दिस सिचुएशन दैट वी आर इन राइट नाउ।
अगर गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना है तो एक रेशियो यहाँ पर बना के चले 7:3 का, जैसे कि सर ने यहाँ पर बताया कि अगर 1 लाख रुपए आप निवेश कर रहे हैं तो 70,000 रुपये आप गोल्ड में डाल सकते हैं और 30,000 रुपये सिल्वर में डाल सकते हैं। वजह इसकी यही है कि गोल्ड जो है और सिल्वर जो है वो ज़्यादा यहाँ पर वॉलेटाइल है। इनकेस अगर गिरावट यहाँ पर आएगी तो बड़ी गिरावट आ सकती है और गोल्ड के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो फिर यहाँ पर इस रेशियो को आप कंसिडर कर सकते हैं और निवेश करें तो फिर ऐसे आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं सर। लेकिन अगर देखा जाए तो महंगाई भी लगातार बढ़ रही है और खासतौर पर अगर चांदी की अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये प्रीमियम पर भी काफ़ी बिक रहा है चांदी के बाजार में अगर जाएंगे, क्योंकि सप्लाई की यहाँ पर दिक्कत हुई है। तो अगर उसको देखते हुए और दिवाली को कंसिडर करते हुए शगुन के लिहाज से क्या चांदी में अभी निवेश करना सही है, क्योंकि डुप्लीकेसी और नकलीपन का भी यहाँ पर थोड़ा सा असर आ रहा है, जैसी खबरें भी सुनने को मिल रही हैं और मार्केट के जो बाजार में लोग हैं वो उनका भी ये थोड़ा सा कहना है कि हाँ थोड़ी सी यहाँ पर अभी सप्लाई की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। तो शगुन के लिहाज से क्या अभी चांदी में निवेश करना सही है या फिर दूसरे ऑप्शन में जा सकते हैं? शगुन के लिए जैसे लोग चांदी का सिक्का लेने जाते हैं, फिजिकल सिल्वर में मिलावट की बातें आ रही है, वहीं अगर हम ईटीएफ वगैरह की बात करें वहाँ लमसम पे रोक लग गई है। सर ऐसे में क्या करें निवेशक चांदी को लेकर? तो पहली बात है आप एक ट्रस्टेड ज्वेलर से खरीदें हमेशा, कभी भी। मतलब आप जब भी खरीद रहे हैं ऐसे कोई भी दुकान में घुस के आप खरीद लेंगे तो शायद आपको कोई उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में नहीं पता होगा। अगर आप फिजिकल में खरीद रहे हैं बहुत जरूरी है कि आप कोई ट्रस्टेड सोर्स से ही खरीदें। अच्छे अच्छे ब्रांडेड नाम हैं इंडस्ट्री में, ऐसा नहीं है कि आपको कोई लोकल ज्वेलर से ही खरीदना है। अच्छे ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, तनिष्क एक एग्जाम्पल है जहां पे आप ले सकते हैं, तो टाटा का नाम है उनके पीछे। तो ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड प्लेयर्स हैं जिनसे आप खरीद सकते हैं। अगर आप ऐसे ब्रांडेड प्लेयर से बिल के साथ खरीद रहे हैं, आगे जाके कुछ दिक्कत आती है तो आप डेफिनेटली वो उसको कंसर्न को रेज भी कर सकते हैं। और ये पैक्ड आते हैं तो आपको एक अच्छी सील पैक में होता है और ब्रांडेड रहेगा, तो आई डोंट थिंक वो इशू होना चाहिए। विथ रिगार्ड्स टू अगर आपको ये स्टोरेज का, फिजिकल स्टोरेज का जो प्रीमियम का बात किया आपने कि भाई अगर फिजिकल खरीदने जा रहे हैं तो आप प्रीमियम दे रहे हैं, अगर इन चीजों का आपको कंसर्न है तो आप गोल्ड फंड्स आपके पास हैं, गोल्ड ईटीएफ्स आपके पास ऑप्शंस हैं। मकसद क्या है कि आपको गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, ये मकसद नहीं है कि आपको फिजिकल गोल्ड या सिल्वर में खरीदना है। जो हम ये एक शुभ मानने के लिए जो टोकन के हिसाब से बात कर रहे हैं, ये आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब 2-3 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये सही कहा दिव्या आपने कि भाई बहुत सारे फंड्स ने ये सिल्वर में लेना बंद कर दिया, लेकिन डीएसपी म्यूचुअल फंड का सिल्वर फंड खुला है, आप जितना चाहें उसमें लमसम के रूप में या एसआईपी के रूप में कर सकते हैं। एचडीएफसी ने आज फिर से अपना फ्रेश सब्सक्रिप्शन लेना शुरू कर दिया है। तो ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस नहीं है। निप्पॉन का जो सिल्वर फंड है उसमें उन्होंने एक लिमिट लगा रखी है कि 1 लाख रुपया पर पैन पर डे। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ एक मुहूर्त के तौर पे ले रहे हैं तो नॉमिनल अमाउंट होगा, मान लीजिए 1,000 रुपया 5,000 रुपया होगा, तो उतना तो आपको डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड के रूप में मिल जाएगा, डिजिटल गोल्ड नहीं। दिव्या आपने पहले एक टॉपिक भी उठाया था, आपने कहा था कि डिजिटल गोल्ड के बारे में। जी सर। तो माफ कीजिएगा उस समय ध्यान से निकल गया, हम उससे बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सो देखिए एनीथिंग जहां पे एक क्लियर रेगुलेटर नहीं हो वहां आपको अवॉइड करना चाहिए। सो डिजिटल गोल्ड में ये प्रॉब्लम है कि ना ही इसे आरबीआई फुल्ली रेगुलेट कर रहा है, ना ही इसे सेबी रेगुलेट कर रहा है। तो कोई भी इन्वेस्टर, डिजिटल गोल्ड होता क्या, चलिए एक सिंपल एक शॉर्ट में बता दें। आप एक ऑनलाइन वॉलेट है जहां पे कोई सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो सेलर्स हैं, आप उनको पैसे देते हैं कि मान लीजिए 100 रुपया दे रहे हैं तो भी आप खरीद सकते हैं फ्रैक्शनल गोल्ड। आप अगर एक ग्राम खरीदना चाहते हैं, 10 ग्राम या 100 ग्राम खरीदना चाहते हैं, तो आप पैसे उधर लेके आप अपने डिजिटल वॉलेट में गोल्ड रहेगा आपके पास, डिजिटल वॉलेट आपके हाथ में नहीं होगा। फिर आप क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे इसे फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट करना है, तो वो कन्वर्ट होता है। अब इसके 3-4 प्रोवाइडर्स हैं जो आपको डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन देते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपने अभी डिजिटल गोल्ड खरीद लिया, आपके वॉलेट में आके 50 ग्राम चांदी है या 100 ग्राम चांदी है या 100 ग्राम गोल्ड है, जो भी है, आप कभी आगे जाते हुए कहते हैं कि मुझे इसे कन्वर्ट करके फिजिकल गोल्ड में लेना है, और उस समय आपको चौंका के पता चले कि भाई नहीं, ये तो कुछ आपके साथ धोखाधड़ी हो गई है, तो आप किसको जाके अपनी शिकायत दर्ज करेंगे? आपका रिकोर्स क्या है, आपका ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है? तो अगर कहीं भी ऐसा कुछ रेगुलेटरी वैक्यूम है, उन प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। ऐसा क्या मिल रहा है मुझे वहां पे जो मुझे कहीं और नहीं मिल सकता? जो रेगुलेटेड मार्केट में आपके गोल्ड फंड्स हैं, आपके गोल्ड ईटीएफ्स हैं, हाँ आप उसको कन्वर्ट करके फिजिकल में नहीं ले सकते, लेकिन जो आपका मकसद है वो पूरा हो रहा है। तो अवॉइड एनी प्रोडक्ट जो अनरेगुलेटेड है। सिर्फ आप कभी भी कोई प्रोडक्ट को इवेल्युएट करके पहले ये देखिए कि इस प्रोडक्ट का रेगुलेटर कौन है, सेबी है, आईआरडीए है, आरबीआई है या कोई और है, तो पहले उसे देखिए। अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ही फिर आगे बढ़े।
ठीक है सर, तो मतलब इस दिवाली एक ये भी टिप है आप सभी के लिए, सिप की टिप में, कि कुछ भी चीज़ जो रेगुलेटेड नहीं है उससे बचिए। उसके बहुत सारे आपको ऑल्टरनेटिव्स मिल जाएंगे, जैसा कि सर ने बताया ETF है, फंड ऑफ फंड्स हैं आपके पास, प्योर गोल्ड फंड्स हैं, प्योर सिल्वर फंड्स भी हैं, तो उनमें अपना निवेश करिए, क्योंकि निवेश के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो आपके पैसे की ग्रोथ तो वहाँ पर भी होगी, और साथ ही वो एक रेगुलेटेड चीज़ भी है जिसमें आपको किसी तरीके का डर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है। इसके अलावा एक सवाल ले लेते हैं फटाफट से, पहले सब दर्शकों का वेलकम कर लें, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक एक करके। रामू यादव जी नमस्कार, सत्यजीत दास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपका सवाल भी बहुत जल्द लेने की कोशिश होगी। मुस्तफ़ा शेख जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, आप प्राइम मेंबर हैं हमारे। अमित शर्मा जी आपका स्वागत है, शाकिब जी, राजेश कुमार यादव जी, जॉन जी आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हर्षिल जी, सभी को बहुत बहुत वेलकम, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। आप सभी का सवाल लेंगे फटाफट से, लेकिन सबसे पहले सवाल ले लेते हैं अमित शर्मा जी का, क्योंकि इनके पास मेरा गोल्ड एंड सिल्वर ETF भी है और गोल्ड और सिल्वर पे तो चर्चा हमारी चल ही रही है। अमित जी कह रहे हैं 36 साल इनकी उम्र है, कह रहे हैं मेरी 80,000 रुपये महीने की 5 SIPs चल रही हैं, 12 साल तक निवेश करूंगा, क्या मेरा पोर्टफोलियो सही है? एक बार इनके पोर्टफोलियो पे नजर डाल लेते हैं कौन कौन से फंड्स हैं इनके पास। तो इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, 20,000 की SIPs में चल रही है मंथली। एडलवाइस मिड कैप है, 10,000 की SIPs में है। निपॉन स्मॉल कैप 20,000 की SIP यहाँ पर भी चल रही है। ICICI लार्ज कैप है इनके पास, 20,000 की सिप यहाँ पर है। और साथ ही जैसी गोल्ड और सिल्वर पर हमारी चर्चा हो रही है, मिराई गोल्ड एंड सिल्वर ETF भी इनके पास है, 10,000 का निवेश उसमें मंथली इनका चल रहा है। सर कैसा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो इनका? 12 साल के नज़रिए से 12 साल तक निवेश जारी रखेंगे, 36 साल इनकी उम्र है। तो मैं दिव्या, सिर्फ जो सारी स्कीम्स इनके पोर्टफोलियो में अच्छी हैं, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा रीजन है कि हमें बदलाव करने हैं। आई थिंक स्कीम्स सारी ठीक है। एलोकेशन स्टैंड पॉइंट में मुझे सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है कि इन्होंने जो लार्ज कैप ओरिएंटेड है उसमें 40% है, सो 80,000 में से 50% जो इनका इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में, विच इज अ गुड थिंग टू डू। इनका करीबन 25% गोल्ड एंड सिल्वर में, दैट इज ऑल्सो फाइन। और नाउ सिर्फ मिड कैप एंड स्मॉल कैप में एक ऑब्जर्वेशन है, स्कीम्स अच्छी हैं, दोनों कंटिन्यू करें, सिर्फ अमाउंट बदल दें। मिड कैप में आप उसे 20,000 करें और स्मॉल कैप में 10,000 करें। आई थिंक दैट विल बी अ बेटर स्ट्रेटेजी अगर आप देखें वॉलेटिलिटी को कंटेन करने के हिसाब से। हमेशा हम ये मानते हैं कि स्मॉल कैप में आपका सबसे लोएस्ट एलोकेशन होना चाहिए, मिड कैप में उससे ज्यादा और लार्ज कैप में उससे ज्यादा। आई थिंक दैट इज द स्ट्रेटेजी आप बना के चले कि अगर एक पिरामिड टाइप का देखें तो बेस में जो सबसे ज्यादा बड़ा ब्रॉडनेस होगा वहां पे आपका लार्ज कैप, उसके ऊपर मिड कैप और फिर टॉप में स्मॉल कैप। आई थिंक ऐसा एलोकेशन करेंगे तो आपकी वॉलेटिलिटी कंटेन रहेगी, और मिड कैप में जो हम मानते हैं जो क्वालिटी कंपनीज हैं और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेंगे इन कंपैरिजन टू द रिस्क दैट ये सेगमेंट में लिया जाता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप। तो दिवाली में अगर पोर्टफोलियो की चमक की यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो की बात करें तो फिर आप मिड कैप जो है उसमें आप 10,000 से 20,000 को कर दिए, और स्मॉल कैप में 20,000 से 10,000 को कर दीजिए, घटा दीजिए, जिससे कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो बैलेंस रहे, और रिस्क जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर, पूरी तरह से तो नहीं, ऑब्वियस बात है रिस्क तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़े से कम हो जाएंगे और बेटर आपका एलोकेशन होगा, बेटर पोर्टफोलियो बनेगा और बेटर आपको यहाँ पर रिटर्न्स मिलेंगे लॉन्ग टर्म में अगर देखें। इस बीच शाकिब जी पूछ रहे हैं कि क्या पोर्टफोलियो में लंबी अवधि के लिए 2 स्मॉल एक्टिव फंड शामिल करना सही कदम है? 2 स्मॉल कैप एक्टिव फंड शामिल करना क्या सही कदम है? सर इनका ये सवाल है, क्या कहना है सर आपका? तो देखिए, स्मॉल कैप अगर आप ले रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में तो एक्टिव फंड्स लेंगे तो बेटर है। आप अगर स्मॉल कैप ले रहे हैं और 2 अलग फंड मैनेजर्स को एक्टिव फंड के रूप में दे रहे हैं वो भी ठीक है। अब सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि इन्होंने कहा कि लंबी अवधि के लिए 2 एक्टिव स्मॉल कैप, तो एक्टिव स्मॉल कैप 2 ले सकते हैं। पॉइंट ये है कि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट है कि नहीं। अगर आपका यही 2 इन्वेस्टमेंट है जो स्मॉल कैप है और एक्टिव फंड्स है और यही आपका पूरा पोर्टफोलियो है तो अप्रोच गलत है। आपको स्मॉल कैप में एलोकेशन डिसाइड करना होगा कि आपका टोटल पोर्टफोलियो का कितना आप स्मॉल कैप में लगाना चाहते हैं। 100% पूरा का पूरा स्मॉल कैप लगाना शायद समझदारी नहीं होगी। आपको एक रेशियो बना के चलना चाहिए कि अगर टोटल मेरा मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने का कर रहा हूं, मुझे कितना परसेंट, 20%, 30%, उससे ज्यादा, या मैक्सिमम आप पूछेंगे अगर बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर है तो हम कहते हैं कि 40% तक जाए, उससे ज्यादा आप स्मॉल कैप में एलोकेशन नहीं कर सकते। आइडियली फॉर मी मैं कहूंगा कि 10 to 20% से ज्यादा प्योर स्मॉल कैप में नहीं होना चाहिए, बाकी आप लार्ज एंड मिड कैप में डिवाइड करिए। सो आंसरिंग द क्वेश्चन, 2 स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, दोनों एक्टिव हो सकते हैं, प्रोवाइडेड जो ओवरऑल एलोकेशन है वो 20 से 30% से ज्यादा ना हो और बाकी जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज एंड मिड कैप में।
ठीक है सर, तो ये सलाह है आपके लिए शाकिब जी। उम्मीद है आपको जो है अपने सवाल का जवाब बेहतरीन तरीके से मिल गया होगा। इसके बाद डाइवर्सिफिकेशन पर आते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पोर्टफोलियो को चमकाने की आज बात हो रही है, आज का मेजर थीम हमारा यही है। तो किस तरीके से क्या क्या ट्रिक्स कह लीजिए या फिर क्या क्या तरीके अपना के आप अपने पोर्टफोलियो को, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को, अपने निवेश के पोर्टफोलियो को और अच्छे से चमका सकते हैं। उसमें से एक पॉइंट डाइवर्सिफिकेशन भी आता है। सर, पोर्टफोलियो की चमक इस दिवाली बढ़ाने के लिए निवेशकों के लिए डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी एलिमेंट हो जाता है? दिव्या, डाइवर्सिफिकेशन इज द ओनली वे टू मिटिगेट रिस्क। ठीक है, रिस्क आपका है, आप कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे रिस्क है। आप अगर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो भी रिस्क है। क्या चीज का रिस्क है? इन्फ्लेशन रिस्क है, इंटरेस्ट री इन्वेस्टमेंट रिस्क है। मान लीजिए इन्फ्लेशन मतलब जितना आप कमा रहे हैं उतना महंगाई को भी बीट नहीं करता, तो वो भी रिस्क है। इंटरेस्ट रेट का रिस्क है कि आप एक बार आपने 3 साल की एफडी कर दी, 3 साल बाद जब मेच्योर होगी तो उसको री इन्वेस्ट करने जाएंगे तो ब्याज दरें और भी घटी होगी, तो वो भी आपको एक प्रॉब्लम आ सकती है। आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें वॉलेटिलिटी रिस्क है, विच मीन्स कि आपका 100 रुपया हो सकता है एक दिन आपको 90 भी दिखा दे, अगले दिन आपको 120 रुपया भी दिखा दे, तो उसमें वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट वॉलेटिलिटी की रिस्क है। अगर आप डेट फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें अगर आपने सही तरीके कॉर्पोरेट पेपर्स या सही तरह के फंड्स नहीं ले रखे हैं जिनमें लो रेटेड पेपर्स हैं, तो उधर भी डिफॉल्ट का रिस्क हो सकता है। तो रिस्क, आप कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करेंगे कोई ना कोई तरीके का रिस्क होगा। अब ये रिस्क आप खत्म तो कर नहीं सकते, तो इसको आप मैनेज कैसे करेंगे? इसको मैनेज कैसे करेंगे? थोड़े रुपए आप गोल्ड में लगाएंगे, थोड़े रुपए आप इक्विटी में लगाएंगे, थोड़े डेट में लगाएंगे, थोड़ी फिक्स डिपॉजिट में लगाएंगे। तो ये हो गया एसेट, ये पोर्टफोलियो लेवल पे डाइवर्सिफिकेशन। आपने पैसे अलग अलग एसेट क्लास में लगाए। फिर आते हैं एक एक इंडिविजुअल पोर्टफोलियो पे डाइवर्सिफिकेशन। तो मान लीजिए आपने इक्विटी बनाया है पोर्टफोलियो, तो उसमें क्या करेंगे? सारे पैसे, फिर जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी साकिब साहब की कि भाई सब स्मॉल कैप में नहीं लगाते, तो वैसे फिर आप पैसे को डिवाइड करेंगे। जब इक्विटी एसेट क्लास में आएंगे तो उसमें भी पैसे डिवाइड करेंगे, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, अलग अलग तरीके के। हो सकता है इंटरनेशनल इक्विटी भी आप पोर्टफोलियो में जोड़ें। आप जब फिक्स डिपॉजिट करेंगे और अगर आप हाई इंटरेस्ट रेट के लिए कोई कोऑपरेटिव बैंक में जा रहे हैं तो आप छोटी छोटी रकम अलग अलग कोऑपरेटिव बैंक में लगाएंगे। तो उसी तरह कहने का ये मतलब है कि कभी भी आप इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क हर चीज में है। वो रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, वही एक समझदार इन्वेस्टर की एक परिभाषा कहलाई जाएगी। तो वो क्या है कि आप डाइवर्सिफाई करें अक्रॉस डिफरेंट एसेट क्लासेस एंड विद इन द एसेट क्लास ऑल्सो आप अलग अलग कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें। तो कभी कुछ चलेगा, कभी कुछ और चलेगा। अब गोल्ड मान लीजिए बहुत टाइम से आपको एक नॉमिनल रिटर्न दे रहा था, अभी इक्विटी मार्केट कुछ नहीं किया तो गोल्ड ने आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न बढ़ा दिया। एक मल्टी एसेट फंड की बात करता हूं जिसमें इक्विटी, डेट, रीट्स, गोल्ड, सिल्वर सब आता है उसमें, मल्टी एसेट फंड। अगर हम रिटर्न देखें इक्विटी का, लास्ट 1 साल में ऑलमोस्ट फ्लैट रिटर्न रहा है। आपका डेट ने करीबन 6 से 7% का रिटर्न दिया है, लेकिन मल्टी एसेट फंड का 1 ईयर का रिटर्न करीबन 15%। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि आपके पास इक्विटी, डेट, रीट्स, इनविट्स और गोल्ड सब है आपके पोर्टफोलियो में। तो गोल्ड ने बहुत अच्छा काम किया, तो ओवरऑल रिटर्न आपका 15% हो गया। तो डाइवर्सिफाई करेंगे, रिस्क मैनेज होगा और आपको, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? मुझे 12 से 15% मेरे टोटल पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में मिलना चाहिए। वो मिल गया आपको तो आई थिंक बीटिंग इन्फ्लेशन, आप अपने वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे बहुत कंफर्टेबली और समझदारी से आगे बढ़ रहे हैं। ओके, ऑलराइट सर, आपने ये बात बिल्कुल सही बोली कि इक्विटी में अगर ओवरऑल ही एलोकेशन जो रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, इक्विटी में ही पूरा हिसाब किताब रहेगा, तो फिर कहीं ना कहीं जो मार्केट रिस्क है उसका तो जो असर है, नेगेटिव असर, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। इससे बेटर ये है कि आप अलग अलग मल्टी एसेट में निवेश करें, जैसे कि अलग अलग एसेट क्लास जो है उसमें जो उतार चढ़ाव होगा उसका फ़ायदा मिल जाए। एक एसेट गिरेगा तो ऑब्वियस बात है दूसरा जो एसेट होगा उसको कहीं ना कहीं संभालेगा। सर, अगर इक्विटी और डेट की ही बात करें, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर किसी का पोर्टफोलियो में इक्विटी और डेट का जो रेशियो है वो 80:20 का है, तो क्या इस फेस्टिव सीजन को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इसे थोड़ा बैलेंस कर रिस्क को कम करना सही रहेगा, और जिससे कि फंड जो हैं वो एक तरह से उनके जो अनुपात हैं उसमें संतुलन बैठ सके? ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सही टाइम पे आपने पूछा है, क्योंकि हम देखते हैं कि कभी एक ही एसेट क्लास जब चलता है ना, मान लीजिए इक्विटी चल रहा है तो लोग डेट से सब जगह से पैसे निकाल के वो इक्विटी में लगा देते हैं। फिर अभी गोल्ड चल रहा है तो हम देखेंगे सब अपने पैसे निकाल के सब जगह से निकाल के, वही कहेंगे इक्विटी अच्छा नहीं कर रहा, चलो सब गोल्ड और सिल्वर में पैसे लगा दें। तो एसेट एलोकेशन कितना जरूरी है और उसे रीबैलेंस करना, वही डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं हम। तो क्या डिसिप्लिन होता है कि मान लीजिए आपने 80-20 के साथ शुरू किया, या मैं एक कदम आगे बढ़ता हूं, मान लीजिए आपने इक्विटी में 60% रखा है
डेट में 20% था और प्रेशियस मेटल्स में 20%। तो 60% इक्विटी हो गया, 20% डेट हो गया, 20% गोल्ड एंड सिल्वर हो गया, एक बार के लिए मान लीजिए। अब एक साल बाद आपने देखा कि इक्विटी जो 60% था वो तो कुछ भी नहीं बढ़ा आपका, जो 20% आपने डेट में लगाया था वो 6-7% से ग्रो किया है, और जो 20% गोल्ड एंड सिल्वर था वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, एक बार के लिए मान के चलते हैं। तो अभी एक साल बाद जो आज आप इसको बैठ के अगर एसेट एलोकेशन को देखेंगे तो ये एसेट एलोकेशन का जो परसेंटेज है चेंज हो गया। चेंज किस तरह से हो गया? इक्विटी का एलोकेशन ओवरऑल पोर्टफोलियो में 60% से कम हो गया। क्यों? क्योंकि गोल्ड एंड डेट आपका बढ़ गया। एज अ प्रूडेंट फाइनेंशियल प्लान आपको क्या करना चाहिए? एज अ प्रॉपर एक डिसिप्लिन वे में अगर आप बात करेंगे, आप अगर उसे वापस अपने एसेट एलोकेशन को रीसेट करना है आपको, तो आपको गोल्ड एंड सिल्वर बेचना होगा, डेट में से थोड़ा सा बेचना होगा जो 6-7% का ग्रोथ हुआ है, और इक्विटी में आपका एलोकेशन बढ़ाना होगा। तब जाके ये एसेट एलोकेशन आपका वापस रीसेट होगा एक साल बाद, जो आपने ओरिजिनली स्टार्ट किया था। एज एन इन्वेस्टर आप अपने आप से पूछिए, क्योंकि एक एसेट क्लास ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्या आपका एसेट एलोकेशन प्लान वैलिड नहीं है? नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। यू हैव टू रीबैलेंस योर एसेट एलोकेशन, और जब तक आप वो नहीं करेंगे लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं जाके आप अटक जाएंगे। एसेट एलोकेशन आपने ओरिजिनली प्लान क्यों किया था? क्योंकि वो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से मैच कर रहा था, वो आपकी ग्रोथ ऑब्जेक्टिव से मैच कर रहा था, वो आपके गोल्स और टाइमलाइंस के साथ मैच कर रहा था। वो सब कुछ भी नहीं बदला है। बदला क्या सिर्फ है कि गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, इक्विटी ने रिटर्न नहीं दिया। तो क्या सिर्फ उसी वजह से आप एसेट एलोकेशन प्लान को चेंज करेंगे? नहीं, आपको रीबैलेंस करना चाहिए। और अगर रीबैलेंस कर रहे हैं तो आज की तारीख में आप देखेंगे गोल्ड एंड सिल्वर आपको बेचना होगा और इक्विटी में एलोकेशन बढ़ाना होगा। इक्विटी एक साल में कोई रिटर्न नहीं दिया है, हो सकता है आगे जाके इक्विटी बढ़े और उस समय आपका एलोकेशन कम होगा, तो फिर क्या करेंगे आप? तो इसीलिए एसेट एलोकेशन प्लान को ध्यान में रखें, और रीबैलेंसिंग की एक्टिविटी अगर आप कर सकें इमोशनल बायस को साइड में हटा के प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट से, तो आई थिंक दिस इज द राइट एक्शन टू टेक। ठीक है सर, तो डाइवर्सिफिकेशन पर बात हो गई, कितना ज़रूरी है, रीबैलेंसिंग कितनी ज़रूरी है, टाइम टू टाइम करते रहना, क्योंकि जैसा कि सर ने बोला एक एसेट क्लास नीचे जा रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, कहीं आपका अगर एलोकेशन उसमें कम हुआ तो फिर आप तो घाटे में आ जाएंगे, आपका तो निवेश बढ़ेगा ही नहीं। तो जाहिर सी बात है आपको रीबैलेंसिंग करते हुए चलना चाहिए, और इस दिवाली इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान में रखिए। सर दिवाली पर लोग अक्सर सोना, चांदी और शेयरों में निवेश करते हैं, ये देखा गया है। शेयर मार्केट का बहुत ज़्यादा एक कह लीजिए चस्का रहता है, या फिर बहुत ज़्यादा रुझान रहता है शेयर मार्केट की तरफ। इनफैक्ट शेयर बाजार में जो है मुहूर्त ट्रेडिंग भी की जाती है, खास करके दिवाली वाले दिन अगर हम देखें तो। सर लेकिन अगर वहीं हम म्यूचुअल फंड्स पर आ जाएं, सर इस पर्टिकुलर दिन, दिवाली वाले दिन SIP शुरू करना क्या बेहतर कदम साबित हो सकता है? डायरेक्ट शेयर की तरफ या डायरेक्ट इक्विटी में जंप ना करके, डायरेक्ट सोना ना खरीद के म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश अपना करें? तो दिव्या, आप है ना दिवाली के दिन शुरू करें, धनतेरस के दिन शुरू करें, आपके बच्चों की बर्थडे के दिन शुरू करें, आपकी मैरिज एनिवर्सरी पे शुरू करें। आई थिंक जो मौका आपको लगता है, जो भी चीज आप अपने आप को कन्विंस करके शुरू कर सकते हैं, बस शुरू कर दीजिए। क्योंकि SIP एक ऐसा फॉर्मूला है कि आप वोलेटिलिटी, लोग कहते हैं शेयर मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो एग्जैक्टली वोलेटाइल तो रहने ही वाला है वो, तो उसको हम मजा कैसे लें उसका? आप SIP के जरिए करेंगे तो वोलेटिलिटी का आप मजा लेने लगेंगे। क्यों? क्योंकि हर लेवल पे आपको खरीदने के लिए मिल रहा है। तो पॉइंट सिंपल है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको जो भी मोटिवेशन मिलता हो, आप धनतेरस समझ लीजिए, दिवाली समझ लीजिए, शुरू बेशक कर लीजिए। अब जो आपका सवाल था कि म्यूचुअल फंड में करें कि डायरेक्ट शेयर्स में करें, एक सिंपल पॉइंट मैं बता देता हूं कि मार्केट में आज की तारीख में 6000 कंपनियां हैं, जिनमें आप 6000 या उससे ज्यादा कंपनियां हैं जो आपको जिनके शेयर आप खरीद सकते हैं, स्टॉक मार्केट पर लिस्टेड है। हर एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो उन 6000 कंपनियों में से या 7000 कंपनियों में से चूज करें कि कौन सी कंपनी खरीदनी है, कब खरीदनी है और कब बेचना है। लेकिन हमें मार्केट में इन्वेस्ट करना है, करना जरूरी है, लेकिन आता नहीं। तो क्या करें? हमारे पास म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, पूरी इंडस्ट्री है जो ये कहती है हमारे पास ये एक्सपर्टीज है, हमारा 24 घंटे का यही काम है, हमारी पूरी टीम यही काम में लगी है कि कौन सी कंपनी खरीदनी, कब बेचनी, इसमें से कितना एलोकेशन करना, ये हमारा काम है। तो एज एन इन्वेस्टर मैं कहता हूं मेरा काम क्या था? मेरा काम था कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मुझे एक ड्राइवर मिल रहा है, वो गाड़ी चला के मुझे मेरे डेस्टिनेशन A से डेस्टिनेशन B ले जाएगा, तो मेरा काम हो रहा है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा। तो वही है, स्टॉक मार्केट में आपको इन्वेस्ट करना है, लेकिन पता नहीं कैसे करना। तो क्यों ना एक फंड मैनेजर को, प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हायर कर लें, जो म्यूचुअल फंड के नाम से जाने जाते हैं, उनको हम एक नॉमिनल फी देंगे और वो हमारे लिए पूरी कंपनी ये काम कर रही है। तो आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शन। अगर आपको खुद को चलाना आता है,
गाड़ी और आपको चलाने में मजा आता है तो बेशक अपनी गाड़ी को खुद लॉन्ग ड्राइव पे आप खुद ही लेके जाएं, विच मीन्स कि अगर आप स्टॉक मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं कौन सी कंपनी खरीदनी है और उसका पूरा जर्नी आप एंजॉय करना चाहते हैं तो बेशक शेयर खरीदिए। तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको जो सूट करता है वो करें। आपके दोस्त, आपके नेबर्स क्या कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो आपको भी सूट करेगा। तो मिमिक ना करें, जो मैं शुरुआत में आपसे कहा था कि अपना इन्वेस्टमेंट अपने प्रोफाइल के हिसाब से लें, ये नहीं कि आपका दोस्त और आपका रिश्तेदार क्या कर रहा है उसके हिसाब से मैं भी करूंगा। सही बात है। अपना रिस्क प्रोफाइल देखें, अपना जो पोर्टफोलियो है उसको देखें, अपना हॉरिजॉन देखें, ये सब बातें तो आप जोड़ कर ही अपने म्यूचुअल फंड्स को चुनें। और बिल्कुल सर सही आपने बोला। और कुल मिला के जो दिव्या का जो सवाल था उस पर भी ये जो आपने बात कही कि मतलब मुहूर्त ट्रेडिंग ज़रूरी नहीं है, कोई भी ओकेशन हो, किसी का बर्थडे हो या नॉर्मल कोई भी डे हो, उसमें आप एक तरह से निवेश कभी भी आप कर सकते हैं, क्योंकि SIP करने की कोई तारीख नहीं होती, आप कभी भी उसमें कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म का निवेश है और लॉन्ग टर्म में उतार चढ़ाव आएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका जो कॉर्पस तैयार होगा वो बहुत बेहतरीन होगा यहाँ पर। सर लेकिन क्या कुछ इंटरनेशनल बेस्ड फंड्स को भी जोड़कर अगर यहाँ पर देखें, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, तो अगर इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है तो जो फंड्स हैं हमारे इंटरनेशनल बेस्ड फंड्स पोर्टफोलियो को ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और अट्रैक्टिव भी बना सकते हैं, तो उसको जोड़ कर क्या हम लोग यहाँ पर इसको देखें तो फिर उसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब बिल्कुल करना चाहिए अभिषेक। मैं उनके 2-3 कारण और बता देता हूं। हम डाइवर्सिफिकेशन की बात कर चुके हैं, हमने कहा कि अलग अलग एसेट क्लास में लगाइए, अलग मार्केट सेगमेंट में लगाइए, वो सारी हमने बातें की। एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी एक चीज होता है। आज की तारीख में हम सारे पैसे मान लीजिए इंडिया में लगा रहे हैं, जो अच्छी बात है। आई मीन इंडिया इज द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और प्रॉमिसिंग इकोनॉमी। अगर अगले 10 साल तक देखें तो इंडिया में पैसे डेफिनेटली लगाना। जो इंडिया में अगले 10 साल तक पैसे नहीं लगाएगा, शायद वो एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी खो देगा एक इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आप 90% अपना टोटल पैसा आप इंडिया में डेफिनेटली लगाएंगे, उसमें कोई डिस्कशन नहीं है। अब ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन स्टैंड पॉइंट से कहके कि हम क्यों ना हमारा पैसा थोड़ा इस देश के बाहर की कंपनियों में भी लगाएं, उसके 2-3 कारण है। एक है कि जब आप बाहर लगाएंगे और आप अगर यूएस में लगाते हैं तो आप डॉलर बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विच मीन्स आपका पैसा एक डॉलर में भी इन्वेस्ट हो रहा है। तो अगर डॉलर 5% बढ़ता है तो आपको ऑटोमेटिकली आपके रिटर्न्स में 5% डॉलर अप्रिसिएशन का ही आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न दिखेगा। दूसरा, दुनिया के जो ग्लोबल जायंट्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनके हम खुद कस्टमर्स हैं। गूगल एक एग्जाम्पल है, एप्पल एग्जाम्पल है, फेसबुक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ग्लोबल जायंट्स हैं और हम उनके कस्टमर्स हैं, लेकिन हम उन कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि वो इंडिया के मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो जब आप इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, आपको उन मार्केट्स में भी उन कंपनियों में भी इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, तो उनकी प्रॉफिट्स में भी आपका हिस्सा बनता है। तीसरा ऐसा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट नहीं करती। मान लीजिए स्पेस टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए AI है, जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सारी ऐसी थीम्स हैं जो इंडिया में है ही नहीं। तो अगर आपको उनमें पार्टिसिपेट करना, आप मान लीजिए ग्लोबल AI जो हम बात करें, AI जो आगे जाके फ्यूचर होने वाला है, उसमें आपको उसकी ग्रोथ में अगर पार्टिसिपेट करना है तो इंडिया बेस्ड AI कंपनी ऐसी कितनी हैं जिनकी शेयर्स मैं खरीद सकता हूं। लेकिन अगर आप NASDAQ 100 में इन्वेस्ट करते हैं तो जो इनोवेशन AI सेक्टर में हो रहा है उसका फायदा आप भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फायदे होते हैं जिनके लिए आप एक 10% अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन इंटरनेशनल मार्केट में कर सकते हैं। अब इसके भी इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक है LRS जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, उसके तहत आप बाहर जाके डायरेक्टली शेयर्स खरीदें। दूसरा है ग्लोबल फंड्स ले लें। सो आपको इतना कंफ्यूजिंग नहीं करना है, कोई भी चीज सिंपल रखना है। आपको एक SIP करनी है 1000 रुपए की, आप एक इंटरनेशनल फंड ले लीजिए, उसमें आप SIP चालू कर दीजिए। जैसे आप कोई भी दूसरे फंड में करते हैं वैसे ही आप 1000 रुपए इसमें करेंगे, वैसे ही आप 10,000 जो भी अमाउंट आप करना चाहते हैं इसमें करेंगे और आपके पैसे इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कॉम्प्लिकेट या कॉम्प्लेक्स तरीके भी हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन करना पड़े, सिंपल तरीके भी हैं। क्यों करना चाहिए वो मैं आपको बता दिया। आपको 10% अपना पोर्टफोलियो का इंटरनेशनल मार्केट्स में करना चाहिए। अब कहां करना चाहिए वो एक अलग टॉपिक है। आप US बेस्ड कर सकते हैं या ग्लोबल कर सकते हैं, नॉट ओनली US बट दुनिया की दूसरी कंट्रीज में भी जाए। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। सर अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पे ना जाए, जैसे कि आपने कहा कि मतलब अगर ग्लोबल फंड्स में निवेश करना है तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए। अगर एक आम निवेशक के सर अगर लिहाज से हम लोग देखें तो ऐसे कोई 2-4 या 2 फंड्स हैं जो आप ग्लोबल एक्सपोजर वाले उसमें जो शामिल हो, ऐसे कोई फंड्स आप रिकमेंड कर सकते हैं?
जी हाँ अभिषेक, तो अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसमें कि आरबीआई की जो लिमिट है $7 बिलियन की, पूरी इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एक लिमिट बनाई गई है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स $7 बिलियन से पूरी एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री नहीं कर सकती, तो वो लिमिट ऑलमोस्ट ब्रीच हो चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं आईसीआई से, बहुत सारे ऐसी स्कीम्स हैं जिन्होंने फ्रेश इनफ्लो लेना बंद कर दिया है क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास एक पीजीआईएम ग्लोबल इक्विटी फंड है, ये एक ऑप्शन है जो अभी भी आपका एसआईपी और लमसम्स ले रहे हैं। मैं नाम दोहरा देता हूं, पीजीआईएम ग्लोबल इक्विटी फंड। इसमें आप जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ये ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, नॉट ओनली यूएस, वो अलग अलग कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। तो ये एक फंड मुझे ध्यान आ रहा है जो अभी भी फ्रेश एक्सेप्ट कर रहे हैं पैसे। इसके अलावा जो नैस्डैक इंडेक्स फंड्स हैं या S&P 500 फंड्स हैं, उन्होंने मोस्टली ऑल ऑफ देम ने अपना फ्रेश एप्लीकेशन लेना बंद रख रखा। ठीक है, तो ये एक फंड का रिकमेंडेशन सर की तरफ से आप सबको मिला। और देखिए बहुत सारे दर्शकों के सवाल आ रहे हैं, फटाफट फटाफट, समय कम है, सवाल सबके लेने जरूरी भी हैं, तो हम अब अभिषेक जी फटाफट से ऑडियंस के सवाल लेने शुरू करते हैं। जियाद जी को पहले मैं बता दूं कि आपने जो सर 20 बार सवाल भेज दिया है, आप कृपया हमारे अदर शोज फॉलो करें, यार बाजार आता है, लाख टके की बात आता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड जो भी सवाल है उन पर जाकर आप पूछेंगे तो आपको बेहतरीन राय वहां पर मिल जाएगी। जॉन अंजित जी का सवाल लेते हैं, कह रहे हैं मुझे 10,000 रुपये महीने 20 साल के लिए निवेश करने हैं, किस तरीके के फंड मुझे चुनने चाहिए? सर 10,000 रुपये की मंथली SIP करने वाले हैं, 20 साल का नजरिया है, अच्छा खासा टाइम होराइजन है, सर किस तरह की कैटेगरी में इन्हें जाना चाहिए? तो वेल, अगर 20 साल का होराइजन है तो आप क्यों ना सारी कैटेगरीज ले लें, मार्केट की जो लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप है आप सब अपने पोर्टफोलियो में जोड़ लें। तो और इसमें एक मल्टी कैप फंड ले सकते हैं आप। मल्टी कैप फंड जब आप लेते हैं, उनका मैंडेट ये है कि जितना पैसा आप जमा करते हैं उसका मिनिमम 25% लार्ज कैप में जाएगा, 25% मिड कैप में जाएगा और 25% स्मॉल कैप में जाएगा। और इसके ऊपर जो बैलेंस 25% है वो फंड मैनेजर अपनी डिस्क्रिशन के हिसाब से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अमूमन देखेंगे कि हम लार्ज कैप में ही जाता है पैसा। तो ये एक अगर फंड लेते हैं आप, तो पूरे मार्केट का आपने एक्सपोजर ले लिया, लार्ज मिड एंड स्मॉल। तो आप पूरी सेक्टर में, आप पूरी इकोनॉमी में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हर तरह की कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी। तो एक फंड आप ये मल्टी कैप ले सकते हैं, जो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड है, वो एक ऑप्शन है आपके पास। तो 5,000 रुपए आप उसमें कर सकते हैं, या आप चाहें तो 7 या 8,000 उसमें कर दीजिए। और एक जो स्कीम है वो 2,000 रुपए की मान लीजिए, वो आप देखिए, अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप चाहें तो एक प्योर मिड कैप में ले सकते हैं। मुझे लगता है कि जो मिड कैप सेगमेंट है वो बहुत अच्छी तरह प्लेस्ड है, उनकी जो कंपनीज है मिड कैप सेगमेंट में, वो ग्रोथ ज्यादा देगी। तो मेरे हिसाब से 8,000 रुपए आप मल्टी कैप फंड में लगाएं और एक 2,000 रुपए आप एक प्योर मिड कैप फंड में लगा लें। आई थिंक 20 ईयर्स में ओवरऑल आपका रिटर्न शुड बी अ वेरी हैंडसम रिटर्न, अराउंड से 12 to 15% का रिटर्न जो है वो हम अनुमान लगा सकते हैं। एनफी की जो गाइडलाइंस है बहुत क्लियर है, जब आप फ्यूचर एक्सपेक्ट करें तो आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से आप और इक्विटी फंड में कर रहे हैं तो 12% का अनुमान लगा के आप चलें कि ये आपका एक आइडियल रिटर्न हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया, ये सक्षम है कि इस तरह का रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में दे दे ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ठीक है, तो मल्टी कैप में आप 8,000 रुपये की SIP करें और मिड कैप में 2,000 रुपये की आप SI करें, तो फिर आपको एक तरह से यहाँ पर 12.5% का जो सालाना रिटर्न है उसका फ़ायदा यहाँ पर मिलेगा। और कॉर्पोरेट जो होगा वो यहाँ पर आपको बढ़िया बन के तैयार हो जाएगा। ये जॉन का सवाल था, उम्मीद है कि इस जवाब से आप संतुष्ट होंगे। अब ले लेते हैं हर्षल सोनी का सवाल। ये कह रही हैं कि मैं 25 साल का हूँ, हर्षल सोनी, मैं 25 साल का हूँ, 5,000 रुपये महीने की 3 SIP चल रही हैं, 30 साल तक निवेश करूँगा, कितना पैसा जुड़ सकता है? तो पहले इनका पोर्टफोलियो यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने निवेश कर रखा है। निपॉन इंडिया मल्टी कैप में 1,500 रुपये की SIP चल रही है, HDFC स्मॉल कैप में 2,000 रुपये की SIP ये कर रहे हैं, और ICICI प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप में 1,500 रुपये की SIP चल रही है। कुल मिला के मतलब 5,000 रुपये की SIP, 3 SIP चल रही हैं और 30 साल तक ये निवेश करेंगे। सर क्या कहना है? तो देखिए, इन्होंने पहला सवाल था कि कितना बन जाएगा, तो मैं तुरंत अगर कैलकुलेशन करके देखें ये और 12% का अनुमान लगाएं तो इनका करीबन 1,75 लाख है, जो ये 30 साल बाद इन 5,000 रुपए से अक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये मैं 12% का अनुमान लगा रहा हूं। और जहां तक स्कीम का सवाल है, अगेन मेरा सजेशन ये होगा, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, ICICI प्रू फ्लेक्सी कैप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मुझे कंसर्न है कि आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप के बाद पहले मिड कैप ऐड करें और फिर स्मॉल कैप करें, दैट विल बी बेटर। तो जो 2,000 रुपए ये स्मॉल कैप में कर रहे हैं, प्योर स्मॉल कैप में,
इसकी जगह अगर ये चाहें तो स्विच करके सिर्फ एचडीएफसी मिड कैप में कर ले, स्मॉल कैप में से निकल के मिड कैप में कर ले, और जब आगे जाके एसआईपी बढ़ाएंगे तब आप सोच सकते हैं कि अगर कोई स्मॉल कैप जोड़ना है कि नहीं, बट फिलहाल के लिए एचडीएफसी मिड कैप में करें इंस्टेड ऑफ एचडीएफसी स्मॉल कैप। ठीक है, तो ये एक फंड आपको सर की तरफ से सुझाया गया है, इसमें आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और जो एक फंड सर ने बोला है उसमें से अपना पैसा जो है निकाल सकते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। एमएस नाम से किसी का अकाउंट है, उन्होंने सवाल भेजा है। तो नहीं है एमएस आ गया यहाँ पर। जब जॉन आया था तो मुझे लगा था जॉन इब्राहिम तो नहीं है, खैर दोस्त भी थे पहले। हाँ, एमएस जी का सवाल लेते हैं। कह रहे हैं मुझे 5 लाख रुपए गोल्ड और सिल्वर में निवेश करना है, लमसम करूं या फिर एसआईपी के जरिए निवेश करूं। सर क्या सलाह रहेगी आपकी? मुझे लगता है ये बहुत लोगों की दुविधा भी रहती है, लमसम पैसा डालें, एसआईपी के थ्रू डालें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सर त्योहारी सीजन भी चल रहा है, 5 लाख रुपए गोल्ड और सिल्वर में लमसम या फिर एसआईपी। दिव्या, आई थिंक हमने शुरुआत की जो बहुत लंबी चर्चा की है ये बात समझने के लिए कि गोल्ड एंड सिल्वर आगे क्या करेगा, और आई थिंक उसका एक कॉमन कंसेंसस निकला था कि ये बहुत दुविधाजनक सिचुएशन है कि सारे फैक्टर्स इक्वली कह रहे हैं कि ऊपर जाएगा गोल्ड और सिल्वर यहाँ से, और उतने ही फैक्टर्स कह रहे हैं कि हो सकता है करेक्शन आ जाए। तो आई थिंक अगर उन्होंने पूरी बात सुनी हमारी शुरुआत से, तो आई थिंक ये डिसीजन उन पे ही छोड़ना बेटर होगा। हमने सारे पहलुओं पे बात कर ली, तो अब ये डिसीजन जो है कि लमसम करें कि एसआईपी, ये खुद वो अगर अपना डिसीजन लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अगर मैं इनकी जगह होता तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं क्या करता अगर इनकी जगह होता। जितनी सारी बातें मुझे पता है, क्योंकि अभी फ्रेंकली स्पीकिंग हम सब एक डिसीजन पैरालिसिस सिचुएशन में है। कोई भी एक क्लियर आंसर मेरे पास भी नहीं है कि मैं अगर मुझे अगर आपको सजेस्ट करना है कि 5 लाख रुपए के साथ क्या करें, लमसम करें कि एसआईपी, एक सिंपल पॉइंट है, आप इसे 2 या 3 टुकड़ों में बांट लें। आप ऐसा करें कि पहला 2 लाख का एक इन्वेस्टमेंट कर दें, फिर दूसरा आप 1.5 और 1.5 लाख का 3 ट्रांचेस कर लीजिए, 1-2 लाख आप अभी तुरंत कर दीजिए, और बाकी का जो 1.5 लाख का दो ट्रांच है वो आप 15-15 दिन से देख के कि भाई किस तरफ मार्केट जा रहा है, किस तरफ गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस जा रहे हैं, और फिर आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि दिवाली का टाइम है, बहुत परचेसेस हो रही हैं, तो आप देख रहे हैं कि तेजी आज भी बहुत बहुत ज्यादा है। अगर दिवाली खत्म हो जाती है और सबकी परचेसिंग खत्म हो जाए तो सप्लाई साइड की जो स्क्वीजिंग थी जिसकी वजह से प्रीमियम बढ़ रहा है, वो प्रीमियम शायद थोड़ा कम हो जाए। जब सप्लाई नॉर्मल हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, तो जो प्रीमियम आप आज दे रहे हैं वो शायद थोड़ा कम हो जाए। तो उस समय आप 1.5 लाख रुपया डालें और उसके 1 महीने बाद 1.5 लाख डालें। सो 3 हिस्सों में बांट के उसे इन्वेस्ट कर दें। उसे साल भर 2 साल की एसआईपी करना, मुझे नहीं लगता कि ये आपका मकसद था सवाल पूछने का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगले 3 महीने में ऐसे डिवाइड करें। पहला ट्रांच 2 लाख का, दूसरा ट्रांच 1 महीने बाद या दिवाली खत्म होने के बाद आप 1.5 लाख डालें, और फिर उसके 1 महीना रुक के आप बाकी का 1.5 लाख डाल दें। आई थिंक दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। जहां आप ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें, करेक्शन होगा तो भी आपके पास मौका मिलेगा बाकी के इंस्टॉलमेंट से इन्वेस्ट करने के लिए। सर ये तो एमएसजी का आपने सवाल दिया कि इस तरीके से वो डिवाइड कर सकते हैं जितना भी पैसा उन्हें डालना है। एक और हमारे व्यूअर है मोहित, इनका भी सिमिलर सा ही सवाल है, क्या इनको भी आपकी सेम एडवाइस रहेगी? कह रहे हैं इनके पास 2 लाख रुपए हैं, गोल्ड और सिल्वर में 1-1 लाख रुपए करके खरीदारी कर लूं, क्या आपको भी इनकी भी सलाह रहेगी? जी हाँ, सो आप अगर गोल्ड एंड सिल्वर में 50-50% करना चाह रहे हैं, या जो हमने शुरुआत में बात की 70-30, ये आपकी चॉइस है, मतलब ये इंडिविजुअल चॉइस है। लेकिन यस, एट दिस जंक्शर कोई भी एक एसेट क्लास को आप इग्नोर नहीं कर, कोई भी एक सिल्वर या गोल्ड को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि चलो आज गोल्ड ही ले लेते हो, पता चला सिल्वर यहाँ से और 20% बढ़ गया। और अगर आपने सिल्वर में डाला तो पता चला जब मार्केट गिरता है तो गोल्ड 10% गिरा, ये 30% गिर गया। तो आप इग्नोर किसी को नहीं कर पा रहे हैं आज की तारीख में। सो सिंपल है कि अगेन यस, दोनों में एक्सपोजर लें। अब 50-50 लेना है कि कोई और रेशियो में, आई थिंक दैट्स फाइन। दैट इतना कोई आई डोंट थिंक इतना कोई वरीसम सिचुएशन है। मैंने होता तो मैं क्या करता, मैंने बता दिया, मैं 70% गोल्ड 30% सिल्वर। लेकिन अगर कोई इक्वल करना चाहता है, मोस्ट वेलकम, आई मीन देयर इज नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, जो पोर्टफोलियो है उसमें आप गोल्ड और सिल्वर को शामिल ज़रूर करें, क्योंकि त्यौहार का भी समय है। बाकी मार्केट में काफ़ी अच्छी रैली भी है, हालांकि थोड़ा सा कॉशियस रहे क्योंकि रैली काफ़ी आ चुकी है। और जैसे कि सर ने बोला कि आप अलग अलग ज़रियों से आप उसमें निवेश कर सकते हैं। एसआईपी भी एक ऑप्शन है, हालांकि लेकिन सर की राय ये है कि लंबे समय के लिए, जैसे कि एक दर्शक ने हमारे सवाल पूछा था कि लंबे समय के लिए 2 साल के लिए एसआईपी करना इट्स नॉट सेंसिबल भी नहीं हो सकता, लेकिन आप कर सकते हैं उसमें। तो ये पूरी राय यहाँ पर निकल कर आती है। सर आज आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और तमाम तरह की यहाँ पर आपने जो जानकारियाँ दी गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड, और जो हमारा जो टॉपिक था उसको भी काफ़ी निखर कर आपने उसमें एक तरह से अपनी जो राय यहाँ पर रखी है। मुझे लगता है कि लोग जो दिवाली है इस बार जो आ रही है, कल हमने उनको तो बता दिया था कि कैसे आप सफाई करें, आज वो ये समझ जाएंगे कि अपने पोर्टफोलियो की सजावट जो है वो कैसे कर सकते हैं। उसमें क्लियर
क्लैरिटी एक तरह से जो आपने दी है वो उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट होंगे और मेरे ख्याल से उसको अमल पर वो लेकर आएंगे। सर, आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको अग्रिम बधाई है दिवाली की। उम्मीद है कि सर आप हमारे साथ आगे भी जुड़ेंगे और काफ़ी चीज़ें हम सीखेंगे आपसे आगे भी चल के। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के शो में जुड़ने के लिए। दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जी सर, मुझे लगता है सबसे ज्यादा ग्राउंडेडली और मुझे लगता है व्यूअर फ्रेंडली तरीके से आप ही समझाते हो दर्शकों को। हमारे उम्मीद है सर ऐसे ही आप आगे भी हमारे दर्शकों को एनलाइटन करते रहेंगे। सर हैप्पी दिवाली इन एडवांस और आपके पूरे परिवार को भी खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, तो दिवाली खुशहाली और नए अवसरों का पर्व है। अगर इस मौके पर आप अपने निवेश पोर्टफोलियो को बैलेंस करना चाहते हैं, समझदारी से उसे सजाना चाहते हैं ताकि वो आगे जाकर अच्छी तरीके से चमके, तो लक्ष्मी जी की कृपा भी बनी रहेगी। बिल्कुल दिव्या, और रिटर्न्स भी यहाँ पर चमकेंगे। ऑब्वियस बात है, जब आप निवेश करेंगे तो फिर रिटर्न्स भी यहाँ पर चमकेंगे और खासतौर पर इस सीज़न में जहाँ पर मार्केट काफ़ी ठीक चल रहा है और गोल्ड और खासतौर पर जो कमोडिटी बाजार है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो याद रखिए, निवेश का जो दीप है वही सबसे उजाला होता है जो लगातार जलते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे नई सिप की टिप के साथ। आपको ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके जो है वो आप ज़रूर बताएं। बाकी तब तक सुरक्षित और समझदारी से आप निवेश करते रहिए। शुभ दीपावली आपको। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से अपना प्यार देते रहिए। अगली दिवाली तक उम्मीद है कि बहुत सारे दर्शकों का एक बड़ा आंकड़ा हमारे साथ जुड़ा हुआ होगा। आपका भरोसा इस तरीके से ही बरकरार रहेगा। दिवाली की एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपसे बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद। शुभ दीपावली। धन्यवाद।